अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को यानी समझिएगा। आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है। हाँ, पाकिस्तान जो है इकलौता मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। भारत को समझना चाहिए कि पाकिस्तान छुपा रुस्तम है। पानी बंद किया तो वो चीन को साथ मिलाकर हमला करेगा। पाकिस्तान इस्लामिक फ्रेमवर्क का लीडर बन चुका है। परवीन सहाने ने राज खोल दिया। जहां तक पाकिस्तान है, पाकिस्तान इकलौता मुल्क है जिसके पास ऐसी काबिलियत है कि वो एंकर हो सकता है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। पाकिस्तान के पास आज जो अपॉर्चुनिटीज हैं और वो कम नहीं हुई हैं, वो बड़ी हैं। इस जंग में और बढ़ी है उसके जी पास। हाँ, पहले फैसिलिटेटर था, उससे मीडिएटर बना, उसके बाद रीजनल पावर बना, आज वो एंकर है इस्लामिक फ्रेमवर्क का। इतनी तरक्की कर गया है पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में, फॉरेन पॉलिसी में, सिक्योरिटी पॉलिसी में, ऑल बिकॉज ऑफ द GHQ। लेकिन उनके सिटीजंस को कुछ नहीं मिल पा रहा, तो दैट इज द गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। तो उसके ऊपर GHQ का देखिए, GHQ का क्या रोल है गवर्नेंस में, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। GHQ का मैं एक आपको बता दूं, फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी में दे हैव डन एन एक्सीलेंट जॉब एंड दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज चेंजिंग। अभी एक और खबर छपी है ANI में, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इंडस वाटर ट्रीटी पे मैं बातचीत करूं, ANI ने खबर छापी है और अहम खबर है क्योंकि पाकिस्तान को यही माना जा रहा है कि हर जगह तराजू बन के घूम रहा है कि इधर भी इसको संभालना है, उधर भी उसको संभालना है, कि सऊदी अरब ईरान के बीच इन्होंने एक डील कराई और ये बताया जा रहा है कई महीने पुरानी बात है। अभी इसको ये लीक हुई है खबर जिसमें बाकायदा वहां के दोनों देशों के डिप्लोमेट्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक प्राइवेट ऑयल डील को ईरान में, जो डिप्लोमेट्स के बीच डील थी, उसको इस्तेमाल किया सऊदी अरब को बचाने के लिए ईरान के अटैक से। ANI ने अभी ये खबर छापी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबरें छपती हैं, मैं अपनी एनालिसिस करता हूं फैक्ट्स पर, आई डोंट गो बाय देयर रिपोर्ट्स। मैं ज़्यादा इनको अहमियत देता नहीं हूं, पर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि आज जो है पाकिस्तान जो पब्लिकली कह रहा है वो एक बात है, अदरवाइज पाकिस्तान जो बैकडोर में या मतलब पब्लिक के उसमें नहीं बोल रहा है, सऊदी से, ईरान से, वो सब पाकिस्तान की बात मान रहे हैं और इज्जत कर रहे हैं। मैं ये आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ईरान को भी देखिए, MOU जो है, MOU को उन्होंने नाम ही दिया है इस्लामाबाद MOU। वो इस्लामाबाद की ख्वाहिश से हुआ है क्योंकि वो उनके यहाँ हो रहा था। ईरान देखिए, वो डेस्टिनेशन था तो इसलिए इस्लामाबाद बन गया। नहीं, ईरान वो मुल्क नहीं है। ईरान जो है इमोटिव तरीके से फॉरेन पॉलिसी नहीं चलाएगा। नहीं, उन्होंने फिर जो डेलीगेशन गया, जो फ्यूनरल में अयतुल्ला अली खामनेई के फ्यूनरल में जो पाकिस्तान से डेलीगेशन गया, उसको भी अलग ही इज्जत दी। तो और इतना हाई पावर डेलीगेशन के आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही पहुंच गए। वही तो आपसे कह रहा हूँ ना। अभी एक और खबर आई थी कि उनके जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो भी 2 दिन पहले इस्लामाबाद में थे। तो ठीक है, इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो वो बॉर्डर की भी बात हुई, लेकिन इस सबके अलावा इन्हें जरूरत भी है। जैसे ईरान जो है बिजली भेजता है पाकिस्तान को, ये उनकी बराबर डील है क्योंकि देखिए, पाकिस्तान, आप जो बातें कह रहे हैं सही हो सकती हैं और सही होंगी जब आप कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर उनका इकोनॉमिक ढांचा देखें आप, तो वाकई पाकिस्तानी अवाम के साथ भी कितना बड़ा जुल्म है ये कि उनकी हुकूमत इकोनॉमिकली पूरे तरीके से ढांचा चरमरा रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है। आप सोचिए, इकोनॉमिक राइट्स हो रहे हैं, ज्यादातर आबादी दूसरे मुल्कों में जाके काम करती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? चलिए खैर, इस सब्जेक्ट गवर्नेंस का है, समस्याएं हैं। अभी ये जो हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन है, व्हाट इज दिस अबाउट? लेकिन ये भी तो एक अच्छी बात है, तो जॉब्स हैं, लेकिन ये अच्छी बात है लोग। चलिए देखिए, ये बातों पे मैं गवर्नेंस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसमें मुझे समझ है पर ऐसी कोई डीप एक्सपर्टीज नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं। अब मुझे पूछ लेने दीजिए आप इस सब के दौरान जो हमारी विदेश नीति है, खासकर अब मोदी जी तो बहुत बिजी हो गए हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी को संभालने में कि भाई ये सड़कों पे आके पूरा सैलाब लाए हुए हैं, तो ऐसे में कहाँ उन्हें वक्त मिलेगा कि वो कहीं दूसरे देश भी उनको जाना होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि इस दौरान उनके कैलेंडर में जितनी विदेश यात्राएं भी लिखी होंगी वो सब रद्द कर रहे होंगे वो एक एक करके, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल है देश से बाहर भी जाना। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो एक फांस है भारत और पाकिस्तान के बीच, पहली बात तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक तरह से ये सस्पेंशन में है ये ट्रीटी, इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है और क्या भारत जायज़ तरीके से, चूंकि पाकिस्तान, भारत ये कहता है कि आतंकवाद भेजता है, स्पॉन्सर है टेररिज्म का भारत में, पहलगाम हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पूरा इतिहास रहा है पिछले 60-70 सालों का। तो आपको क्या लगता है कि भारत जायज़ तरीके से इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाले हुए है, और या फिर आपको लगता है कि ये नाइंसाफी है और पाकिस्तान को क्या नुकसान है इससे? देखिए, जो नदियां होती हैं वो सिविलाइजेशन के साथ चलती हैं। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसका नदियों का उसमें कोई रोल नहीं था। हमने जंगें लड़ी, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर कोई भी दोनों साइड ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद हम दोनों समझ रहे थे कि हम एक ही सिविलाइजेशन है। हिंदुस्तान एक वो सिविलाइजेशन है जो एक नहीं है।
वो एक रेनबो है सिविलाइजेशंस का। यहाँ पर वैदिक पीरियड है, हिंदू किंगडम्स रही हैं, मुगल एम्पायर रहा है, ब्रिटिश एम्पायर रहा है, सब रहे हैं यहाँ पर, एंड दैट इज व्हाट इंडिया इज। अब अगर आप उसमें से 200-250 साल का इतिहास हटा दे तो उसमें दिक्कत है ना, बिकॉज है तो वो आपका कल्चर ही। अब आप रिवर्स में तो वो नहीं हटा सकते ना, पानी तो वहीं बहेगा। तो कहने का मतलब ये है, द वेरी फैक्ट कि आज ये नौबत आ गई है कि हम पानी की बात कर रहे हैं, उनको पानी का जो डेटा है वो सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो तो सीधी सी जाहिर बात है हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कहाँ मान रहे हैं। आप ये भी तो बात देखिए ना, क्योंकि सिंदूर के वक्त में भी तो यही बात हुई थी कि हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो ये किसी भी सरकार ने हिंदुस्तान की पहले नहीं किया है, और हमने बहुत जंगें लड़ी हैं जाहिर क्योंकि ये तो देखिए, ये ट्रीटी 1960 में बनी थी और ये बात क्लियर हो गई थी कि ये रिवर्स तो सिविलाइजेशन के साथ चलती है। और मेरे हिसाब से आज जो है दुनिया में टेररिज्म, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, टेररिज्म कोई इशू नहीं है। हम जाके बोलते रहते हैं, कितने लोग मानते हैं हमारी बात मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि एविडेंस ये है कि पाकिस्तान भी बोलता है कि ये टेररिज्म कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो वो नलीफाई हो गया। अगर देख सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि टेररिज्म से जो बड़ा इशू आज बन गया है वो पानी का है। पानी का इसलिए है कि एक तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नदियों के अंदर जो है मौसम बदल रहे हैं, कई चीज़ें हो रही हैं। इस टाइम पर डेटा शेयर करना, इस टाइम पे बताना कि हम जो अपनी नदी है उसके ऊपर हम नए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, वो क्या होगा, ये सब शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि हम एक ही सिविलाइजेशन के हैं। आपकी बात दुरुस्त है बिल्कुल, लेकिन नहीं, मेरी बात ही खत्म नहीं हुई। आपने ये बहुत अहम बात शुरू करी है जिसको पूरा खत्म करना बहुत ज़रूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक पानी का ताल्लुक है, वहाँ भी जैसे आप बोल रही हैं गुर्बत है, एग्रीकल्चर वहाँ बहुत है, उनको जो अगर उनको आप नहीं देंगी टाइम के ऊपर तो उनके एग्रीकल्चर को प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, अब इसमें चीन भी शामिल हो गया है, पर चीन जो है वो हमारी सिविलाइजेशन का नहीं है, ठीक है ना। उनकी भी एक नदी है जो उनका ब्रह्मपुत्र है, पर इंडस जो है आती सब वहीं से ही है, आती वहीं से है, पर ये तो हमारी सिविलाइजेशन की बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दोनों मुल्क हमने तय किया था 1988 में, एक अग्रीमेंट करा था हमने, हिंदुस्तान पाकिस्तान ने, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने, कि हम जो है अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ की लिस्ट को 1 जनवरी हर साल एक्सचेंज करेंगे, और वो हमने फिर उसको रेटिफाई किया। देखिए, वो रेटिफाई करने के बाद ये हुआ, और उसके बाद हर साल जो है हम उसको एक्सचेंज करते हैं। तो आप न्यूक्लियर की तरह इस बात को मानिएगा, क्योंकि जैसे न्यूक्लियर सिविलाइजेशन को तबाही दे सकता है ह्यूमैनिटी को, वैसे ही पानी ह्यूमैनिटी को अफेक्ट करता है। और अगर कल मानिए कि इसके ऊपर अगर जंग होती है तो उस जंग में चीन भी शामिल होगा डायरेक्टली। ये आप इस बात को समझिएगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि पानी के ऊपर बाकायदा युद्ध हो सकता है, जंग हो सकती जी है, हाँ, मैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच, और अगर जंग होती है तो उसमें चीन भी उसका पार्ट बन जाएगा। जब टेररिज्म पे जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय चीन डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ था, मदद कर रहा था। हाँ, बिल्कुल। मैं आपसे ये कह रहा हूं, और ये एक इशू है जो मुझे रात को बहुत चिंता कर, आई गेट वरीड, बिकॉज आई नो दैट वाटर वॉर्स कैन टर्न इनटू अ हॉट वॉर, और उस वॉर के अंदर चाइना विल गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व, क्योंकि वजूद का सवाल है, पानी तो वजूद है। अरे साहब, पानी की बात है। चाइनीज जो है, उनके जो विक्टर गांव हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, जो ईरान लड़ाई में भी बोल रहे हैं, जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर में भी बोल रहे थे, उन्होंने साफ बोला है कि जहां तक पानी का ताल्लुक है, हम ऊपर बैठे हैं, आप बीच में बैठे हो, और नीचे पाकिस्तान है। बिल्कुल, और इसी बात पे श्याम सरन ने एक आर्टिकल भी लिखा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आऊं श्याम सरन के आर्टिकल पे, मुझे थोड़ा सा आपसे ये चर्चा ये करना चाहती हूँ। मुझे सिक्योरिटी के मामला की कम जानकारी है, लेकिन मुझे राजनीति थोड़ा मैं समझती हूँ कि आतंकवाद को लेकर, टेररिज्म को लेकर क्यों आज दुनिया में टेररिज्म बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उससे अपने एजेंडे से हटा दिया। 9/11 के बाद 20 साल तक लगातार कहता रहा कि दुनिया में अगर एक ही समस्या है तो वो है टेररिज्म। टेररिज्म सबको टेररिज्म के इर्द गिर्द उसने घुमाया, जिसमें हमारा भी मुद्दा शामिल रहता था। फिर ओबामा साहब आए, वो क्लाइमेट चेंज का जिक्र लगे। अब इनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो मुद्दा नहीं है, तो इसलिए वो रेडार से गायब हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम आतंकवाद की मार सह रहे हैं, जो पहलगाम में हमारे साथ हुआ है, जो बाकी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, वो कहीं किसी थिन एयर में नहीं है, वो फिजा में या खिजा में नहीं है, वो तो हुआ है, हम तो पीड़ित हैं। देखिए, इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात यह है कि अभी जो है दुनिया में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंज हो रहा है। एक ऑर्डर जो था, जिसको हम बोलते थे रन बाय द अमेरिकन्स, उसके रूल टूट चुके हैं। एक नया ऑर्डर बन रहा है जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहां नए रूल्स बन रहे हैं, जिसमें ईरान और वेस्ट एशिया की लड़ाई एक अहम भूमिका निभा रही है। तो जब दुनिया बिटवीन द ऑर्डर्स होती है, दैट इज एन एरा ऑफ वॉर, बिकॉज रूल्स एक साइड के टूट चुके हैं, एंड इट इज अ एरा ऑफ वॉर, एंड एवरीबडी इज टॉकिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पीपल आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल वॉर्स, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेररिज्म। पहली बात।
दूसरी बात एससीओ है, मैं इस एससीओ का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि अभी एससीओ की मीटिंग हुई है किर्गिस्तान में, जहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स गए थे, हमारे फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए। ठीक है ना, हमारे फॉरेन मिनिस्टर आसियान में थे, वहाँ पर मीट में, और वहाँ बात कर रहे थे फिर से टेररिज्म की। अब टेररिज्म की तो पाकिस्तान भी बात कर रहा है कि आप जो है वो बलूचीज को आप उसको कर रहे हैं, आप सपोर्ट दे रहे हैं, ये उनकी एलिगेशन है। कहने का मतलब ये है एससीओ भी जो था, जो शुरू हुआ था एससीओ टेररिज्म को लेकर, आज एससीओ भी बात कर रहा है डेवलपमेंट की। एससीओ का पूरा ढांचा बदल गया है, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। और वो कैसे, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 1 सितंबर 2025 को जब चाइना के अंदर एससीओ समिट हुई थी टिंजियान में, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, तो वहाँ पहली बार ये जिक्र हुआ कि एससीओ के अंदर भी 10 इयर्स डेवलपमेंट प्लान होगा, एससीओ का अपना बैंक होगा जैसे ब्रिक्स का बैंक है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हम बार बार जो बोलते रहते हैं टेररिस्तान, पाकिस्तान, ये वो, अरे भाई पाकिस्तान की तो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बढ़ रही है ना, तो उसको आप समझने की पहले कोशिश करिए। जहाँ तक टेररिज्म का ताल्लुक है, मैंने शुरू से कहा था ये, और ये कोई नई बात नहीं है, मैं ये बात बोल रहा हूँ 2000 से, पहली किताब में मैंने लिखा हुआ है कि जो टेररिज्म है, दैट इज द फर्स्ट टाइम आई रोट माय फर्स्ट बुक इन 2000, इट क्लियरली सेज दैट दिस इज अ मिलिट्री प्रॉब्लम। अगर आज आपके पास ताकत हो मिलिट्री ताकत, तो पाकिस्तान क्यों करेगा प्रॉक्सी वॉर? वो करेगा ही नहीं, तो सीधे जंग होगी। तो हम तो सिंदूर क्या था? सिंदूर सीधे सीधे जंग नहीं थी। देखिए सिंदूर पे अब फिर से हम आ गए, तो सिंदूर पे हमने क्या किया, हमने वहां टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, हाँ। और एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। इसको तो मैं बहुत बड़ी बात कर चुका हूँ। तो आप ये कह रहे हैं कि हम बोल रहे हैं टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। आप ये कह रहे हैं दुनिया सुन नहीं रही। दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग बिकॉज एज फार एज द वर्ल्ड इज कंसर्न, पूरी की दुनिया, टेररिज्म इज अ इशू, बट देयर आर बिगर इश्यूज टुडे। इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज जो है वो टेररिज्म से ज्यादा बड़ा इशू तो है। हम क्या डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए टेररिज्म की बात ज्यादा करते हैं? जब हमारे रक्षा मंत्री या हमारे दूसरे मंत्री जब बात करते हैं कि हम टेररिज्म का शिकार हैं, तो क्या ये घरेलू राजनीति से जुड़ा? हम पहली बात तो शिकार हैं, ये तो मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पर बात यह है कि वो भी कहते हैं कि हम भी शिकार हैं, ये भी एक बात है, और दुनिया उनकी बात भी सुन रही है। और जो हम बोल रहे हैं कि टेररिज्म का इशू है, हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते, सिंपल। नहीं, तो मुझे ये समझाइए, आप ये कह रहे हैं कि हमारी जो शब्दावली है, वोकैबुलरी है, वो हमें बदलनी पड़ेगी, लैंग्वेज डिफरेंट करनी पड़ेगी, टेररिज्म की बजाय हम कुछ और इस्तेमाल। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप पाकिस्तान से बात करिए, आप चीन से नॉर्मल करिए।